तो चलिए आज हम सब मिलकर एक जासूस बनने वाले हैं। और हमारा केस, अरे कोई छोटा मोटा केस नहीं, हम जा रहे हैं 3000 साल से भी ज्यादा पीछे, प्राचीन भारत के वैदिक युग की दुनिया में। पर एक मिनट, सवाल तो ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था? मतलब ना कोई कैमरा था, ना कोई रिकॉर्डिंग, तो फिर सबूत कहाँ से आए? इसका जवाब ना बड़ा मजेदार है। असल में जो इतिहासकार होते हैं ना, वो बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। वो छोटे छोटे बिखरे हुए सुरागों को उठाते हैं और उन्हें जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ये जासूसी होती कैसे है। तो सबसे पहले एक जासूस के टूल किट पर नजर डालते हैं। आखिर वो कौन से औजार हैं, कौन से सबूत हैं जिनसे अतीत के राज खोले जाते हैं? इसको आप हमारा एविडेंस बोर्ड मान लीजिए। जितने भी सुराग मिलते हैं ना, वो मोटे तौर पर इन 3 कैटेगरी में आते हैं। पहला, पुरातात्विक स्रोत, मतलब वो सामान जो लोग पीछे छोड़ गए। दूसरा, साहित्यिक स्रोत, यानी उस जमाने में लिखी गई बातें। और तीसरा, विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स, मतलब जो बाहर से आए थे, उन्होंने क्या देखा। अब ये जो पुरातात्विक सुराग हैं, इनको बिल्कुल किसी क्राइम सीन पर मिले सबूतों की तरह समझिए। जैसे एक पुराना सिक्का मिल गया तो वो उस दौर की इकोनॉमी के बारे में बता सकता है, कौन राजा था ये बता सकता है। और सोचिए, पत्थर पर खुदा हुआ कोई अभिलेख मिल जाए, वो तो जैसे टाइम में फ्रीज हो गया एक सीधा मैसेज है ना? अब आते हैं दूसरे सबूत पर, जो हमारे इस केस के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, प्राचीन ग्रंथ। ये वो आवाजें हैं जो हमें सीधे उस दौर के लोगों की सोच और उनके विश्वासों की दुनिया में ले जाती हैं। ये जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। एक तो है धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि वेद, जो हमारी आज की छानबीन का सेंटर पॉइंट है। फिर आते हैं गैर धार्मिक ग्रंथ, और आखिर में उन विदेशी यात्रियों की डायरियां जो उस समय यहाँ आए थे। वैदिक युग को समझने के लिए ना हमारी सारी जासूसी एक खास तरह के टेक्स्ट पर टिकी है, और वो है वेद। और ये कितने हैं? सिर्फ 4। बस ये 4, यही इस पूरे युग की नींव हैं। और वेद शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब होता है ज्ञान। ये सिर्फ किताबें नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा खजाना थी जिन्हें सदियों तक सिर्फ बोलकर, सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। तो ये है वो 4 वेद। सबसे पहले ऋग्वेद, ये सबसे पुराना है। फिर आता है सामवेद, कहते हैं इंडियन म्यूजिक यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद है यजुर्वेद, ये समझ लीजिए कि पूजा पाठ और यज्ञ की पूरी गाइड बुक है। और आखिर में अथर्ववेद, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मंत्र और ज्ञान की बातें हैं। ओके डिटेक्टिव्स, हमारे पास सुराग आ चुके हैं। अब वक्त है केस को क्रैक करने का। चलिए देखते हैं कि ये सारे सबूत मिलकर वैदिक युग की आखिर कैसी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, हमारी जो केस फाइल है वो 2 हिस्सों में बटी है। पहला है शुरुआती दौर, जिसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और फिर आता है बाद का दौर, यानी उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। सबूत हमें ये बताते हैं कि उस समय का समाज परिवार पर आधारित था, जिसे कुल कहा जाता था। और इस परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलपति कहलाता था। मतलब ये एक पितृसत्तात्मक समाज था। अच्छा, इन टेक्स्ट में हमें उस समय के समाज का एक तरह का ब्लूप्रिंट भी मिलता है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इसमें समाज को 4 ग्रुप्स में बांटा गया था, उनके काम के आधार पर। ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना, पढ़ाना और पूजा पाठ। क्षत्रिय, जो थे वॉरियर्स और रूलर्स। वैश्य, जो थे ट्रेडर्स और किसान। और शूद्र, जिनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया है। तो ये लोग पूजा किसकी करते थे? देखिए, ऋग्वेद में ज्यादातर भजन प्रकृति की ताकतों को दिए गए हैं, जिन्हें देवता माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट थे इंद्र, जो युद्ध और मौसम के देवता थे। फिर थे अग्नि, मतलब आग, जो इंसानों के संदेश देवताओं तक पहुंचाते थे। और थे वरुण, जो पानी और दुनिया के नियमों के देवता थे। और अब हमारी इस जासूसी में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। ये वैदिक संस्कृति अचानक से कहीं से पैदा नहीं हुई थी। इससे ठीक पहले एक और महान सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और जब हम दोनों की तुलना करते हैं ना, तो जो फर्क सामने आते हैं वो हैरान कर देते हैं। ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा। एक तरफ सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पूरी तरह से शहरी थी, एकदम प्लान्ड सिटीज वाली।
दूसरी तरफ वैदिक कल्चर, जो पूरी तरह से ग्रामीण था, गांवों में बसा हुआ। सोसाइटी की बात करें तो सिंधु घाटी में मेट्रियार्कल यानी मातृसत्तात्मक होने के कुछ इशारे मिलते हैं, जबकि वैदिक समाज बिल्कुल साफ साफ पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक था। और सबसे बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी का। सिंधु घाटी के लोग कांसे यानी ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, पर वैदिक लोगों ने एक नई, कहीं ज्यादा मजबूत धातु खोज निकाली थी, लोहा। और ये जो लोहा था ना, ये तो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। सोचिए, लोहे के औजारों से जंगल साफ करना कितना आसान हो गया होगा, खेती करना कितना आसान हो गया होगा। इस एक टेक्नोलॉजिकल लीप ने समाज और अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला दिए, खासतौर पे बाद वाले वैदिक पीरियड में। तो हमने सारे सुरागों को जोड़कर वैदिक युग की एक तस्वीर तो बना ली, पर जैसा हर अच्छा जासूस जानता है, केस कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होता, है ना? इतिहास की ये जासूसी तो हमेशा चलती रहती है। क्या पता जमीन के नीचे अभी और कितने राज दबे हो, कितने ही नए सुराग अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हो, जो इस पूरी कहानी को शायद एक नया ही मोड़ दे दे।